बहुजन समाज पार्टी की साथियों, आज आपको वो खबर बताने वाला हूं जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। आप जानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव की रैलियों में और कई मीटिंगों में मायावती जी की तरफ से साफ साफ निर्देश दिया गया था कि बहुजन समाज पार्टी में 50% युवाओं को हिस्सेदारी मिलेगी। और इस बार उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव है और 10 सीटों में से 3 सीटें युवा मांगने का काम कर रहे हैं। लगातार 3 ऐसे युवा जो बहुजन समाज के कद्दावर नेताओं में से एक है, जो लगातार बहुजन समाज पार्टी के लिए कार्य भी करते हैं। और इस बार वो तीनों के तीनों नेता बीएसपी के 3 सीटों से टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं। आपको बताऊंगा पूरी खबर विस्तार से, लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूं। आप जानते हैं कि भी हाल ही में मोदी सरकार ने एक नई संसद बनाई हमारे देश में, दिल्ली के अंदर, और उसमें खर्चा आया 1200 करोड़ रुपए। लेकिन ये खबर पोस्ट की है अखिलेश यादव जी ने। साथियों, वही संसद हमारे देश की जो नई बनी है अभी 1200 करोड़ रुपए में, वो पहली बारिश भी नहीं झेल पाई है और पहली ही बारिश में उसमें पानी टपकने लगा है। यानी कि जो बीजेपी सड़कें बनवा रही है, सड़कें सड़क पर रुक नहीं रही हैं। जो बीजेपी सरकार में पुल बन रहे हैं, पुल अगले ही महीने में धराशायी हो जा रहे हैं। और अब साथियों, गनीमत ये आ गई कि हमारे देश की संसद से भी पानी टपकने लगा है। इस वीडियो को देखिए, अखिलेश यादव ने क्या कुछ लिखा है वही मैं आपको बता रहा हूँ। नई संसद से अच्छी तो वो पुरानी संसद ही थी, जहां पुराने सांसद भी आकर मिल सकते थे। क्यों न फिर से पुरानी संसद चले, कम से कम तब तक के लिए जब तक अरबों रुपए से बनी संसद में पानी टपकने का कार्यक्रम चल रहा है। जनता पूछ रही है कि भाजपा सरकार में बनी हर नई छत से पानी टपकना उनकी सोच समझकर बनाई गई या फिर डिजाइन का हिस्सा ही ऐसा होता है। क्या करके बताए। यहाँ पर अखिलेश यादव जी खिल्ली उड़ा रहे हैं बीजेपी की कि जो आपके द्वारा बनाई गई छत टपक रही है, चाहे एयरपोर्ट की टपक रही हो, चाहे फिर संसद की टपक रही हो, आपका डिजाइन ही ऐसा है या फिर ये सच में ही आपने यहाँ का पैसा डकार लिया है। जिस पैसे को संसद के अंदर लगाना था, एयरपोर्ट में लगाना था, शायद उस पैसे को बीजेपी के नेता डकार चुके हैं। ये सबसे बड़ा सवाल अखिलेश यादव का आज आया है। और एक तरफ साथियों, आज सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला आया है जो SC ST OBC की एकता को खंडित करने वाला फैसला है। वो भी आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। आप इस खबर को पढ़िए, जो खबर आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है अपनी स्क्रीन पर देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने SC ST के लिए कोटे के अंदर कोटे को दी अनुमति, पलटा पिछला आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने SC ST श्रेणियों के तहत अधिक वंचितों के लिए कोटे के अंदर अलग कोटे की अनुमति प्रदान की है। CJI DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने 6:1 के बहुमत से कोर्ट का 2004 का फैसला पलट दिया है, जिसमें कहा गया था कि SC अनुसूचित जाति व ST अनुसूचित जनजाति में उप श्रेणी नहीं बनाई जा सकती। यानी कि 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि SC ST कोटे के अंदर कोटा नहीं बनाया जा सकता, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने नया फैसला सुना दिया और पिछले आदेश को सुप्रीम कोर्ट के बदल डाला। अब SC ST के अंदर भी कोटे के अंदर कोटा बनेगा। आखिर ये कोटे के अंदर कोटा है क्या, मैं आपको ये भी समझा रहा हूँ। सपोज करिए कि अगर SC समुदाय में 100 बिरादरियाँ होती हैं, तो उनमें से एक बिरादरी का हिस्सा जितना बैठता है उसको उतना हिस्सा उसका अलग से दे दिया जाए। इसी को कहते हैं कोटे के अंदर कोटा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा होता है, क्या यही सुप्रीम कोर्ट के जज EVS कोटे के अंदर भी कोटे में कोटा लागू करेंगे, या ये अपने आप को सवर्ण कैटेगरी को एकजुट रखेंगे और इसके अलावा जो SC ST का कोटा है, ये इनमें विभाजनकारी नीति लगाकर इनकी एकता को खंडित करना चाहते हैं। यहाँ पर एक पत्रकार ने पोस्ट लिखी है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश SC ST OBC को आपस में बांट देगा, जिससे बहुजन समाज को भारी नुकसान होगा। इस आदेश से RSS की सोच की जीत होगी। मैं कोर्ट से पूछना चाहता हूं कि क्या EVS में भी इसी प्रकार बंटवारा किया जाएगा। सरकार के इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करना होगा। बहुजन समाज के हितों की रक्षा के लिए हमें एकजुट रहना होगा।
इस विभाजनकारी नीति का विरोध करना होगा। हम सबको मिलकर इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी और अपने अधिकारों की रक्षा करनी होगी। इस लड़ाई में हमें अपने महापुरुषों की शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना होगा। सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करना होगा। एकजुटता और संघर्ष ही हमारा मार्गदर्शन करेंगे। ये लिखा है विशाल कुमार ऑफिशियल ने, जिनका यूट्यूब पर अपना एक न्यूज चैनल भी है। साथियों, ऐसी खबरें देश में लगातार निकल कर आ रही है, जिसको लेकर देश का SC ST हमेशा कमज़ोर होता गया है और जो जनरल कैटेगरी की जातियां हैं, जो उनके लोग हैं, वो अपने आप को एकजुट करने में लगी हुई है और सरकार भी उनका कहीं ना कहीं समर्थन करती है। और अब मैं साथियों आपको बताने वाला हूं आखिरकार वो 3 BSP के युवा नेता कौन कौन से हैं जो इस बार बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो से टिकट की 100% उम्मीद लगाए बैठे हैं। और ये मेरा आपसे एक सवाल भी है, क्या बहुजन समाज पार्टी उनको इस बार टिकट दे सकती है या उनको टिकट देना कितना बेहतर होगा, ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। सबसे पहला नाम आता है रवि गौतम का, जो कि BSP के एक नेता हैं और जो सदर विधानसभा से इस बार उपचुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि पार्टी के शीर्ष नेताओं की तरफ से कोई ऐसा फरमान जारी नहीं किया गया है। और दूसरे नंबर पर है साथियों उपकार बावरा, जो मीरापुर विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं। बगैर बहुजन समाज पार्टी के शीर्ष नेताओं के खबर के ही ये लोग अपने आप ही खुद अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और मीरापुर विधानसभा सीट से उपचुनाव की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि इन्होंने कुछ दिन पहले एक टिप्पणी भी की थी बसपा को लेकर, एक एक्स पर पोस्ट भी किया था, जिस पोस्ट का असर बहुत ही खराब पड़ा समाज के ऊपर। मैं आपको वो पोस्ट क्या है वो ही मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि तीसरे नेता कौन हैं जो टिकट की मांग कर रहे हैं। तीसरे नेता है विजय आज़ाद, जो करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब मुझे आप बताइएगा, क्या इनको टिकट देना BSP के लिए सही रहेगा या फिर ये लोग कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं। और अब मैं आपको बता रहा हूं कि उपकार बावरा ने क्या कुछ लिखा था 4-5 दिन पहले बहुजन समाज पार्टी को लेकर, ये भी जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश में निष्क्रिय सा हो जाना बेहद खतरनाक है। पार्टी में युवाओं की भागीदारी नगण्य है और इस पर ध्यान भी नहीं दिया जा रहा। युवा दिन प्रतिदिन अन्य पार्टियों व विचारधारा से जुड़ रहे हैं, जिसका पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मायावती जी इस पर विचार करें। साथियों, यहाँ पर उपकार बावरा बहुजन समाज पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में निष्क्रिय हो गई है, जो बेहद ही खतरनाक है। और बहुजन समाज के युवा लगातार अन्य और विचारधाराओं से जुड़ने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या देश के अंदर 2 बड़ी विचारधाराओं से अलग भी कोई विचारधारा है? देश में वर्तमान में एक तो मनुवादी विचारधारा जोरों पर है और एक अम्बेडकरवादी विचारधारा। क्या इनसे अलग कोई तीसरी विचारधारा आपको लगती है जो युवा किसी और की तरफ चले जाएंगे? साथियों, अब आप बताइए, क्या उपकार बावरा ने ये खबर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके सही किया या फिर जो भी इनके मन में पीड़ा थी BSP को लेकर, जो BSP की कमियां थी, क्या उसको अंदर खाने अपने घर में बैठकर सुलझाया नहीं जा सकता या फिर ये अपनी बात आकाशानंद के सामने भी रख सकते थे? लेकिन इन्होंने अपनी बात को सोशल मीडिया पे रख दिया। अब इनको टिकट मिलना कितना संभव है कितना असंभव है तो समय ही बताएगा। और एक तरफ साथियों एक खबर और आई है समाजवादी पार्टी के नेता को लेकर। आप जानते हैं भलीभांति 2024 के लोकसभा चुनाव में दलित समाज के लोगों ने भी समाजवादी पार्टी को वोट दिया, सिर्फ भाजपा को हराने के लिए। और समाजवादी पार्टी ने लगातार संविधान का राग अलापा के संविधान बचाएंगे, SC ST का OBC का आरक्षण बचाएंगे। लेकिन जो लोग समाजवादी पार्टी के नेता होकर भी देश में SC ST के लोगों पर अत्याचार करते हैं, अखिलेश यादव उन पर क्यों नहीं बोलते? ऐसी घटना सामने आई है बलिया के भीमपुरा नगरा से, जहां पर एक डिलीवरी बॉय को, जो कि दलित समाज से था और जो समाजवादी पार्टी के सांसद है सनातन पांडे, उनके भतीजे ने जाति उनकी पूछकर उनको थप्पड़ मारे और उनको माँ बहन की गालियाँ दी, जाति सूचक गालियाँ दी है। कितनी शर्मनाक घटना है। हालांकि साथियों इस पर तहरीर दी गई है, आगे क्या होगा ये देखा जाएगा।
लेकिन क्या अखिलेश यादव इस पर कुछ बोलेंगे? एक तरफ अखिलेश यादव के नेता ने एक 16 साल की नाबालिग का रेप किया, उसके सहयोगी ने भी रेप किया, और जब मामला अब कई महीने बाद जब लड़की प्रेग्नेंट हो गई तब खुला, लड़की ने शर्म के मारे, डर के मारे किसी को नहीं बताया कि ये नेता है, ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अब उसी गिरफ्तारी की मांग हो रही है। इसका नाम मोईद खान है, और खबर यह है कि उसके घर में ही अब तक पुलिस चौकी चल रही थी, लेकिन जब इस मामले की पोल खुली तो फिर वहां से पुलिस चौकी हटाई गई और 3 किलोमीटर दूर पुलिस चौकी को शिफ्ट किया गया, और अब उसकी तलाश जारी है। उसका क्या होगा ये तो समय ही बताएगा। आपको क्या कहना, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। अभी के लिए इतना ही।